बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक है, इसको जल्दी हम कवर भी कर लेंगे, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मेकानिज़म को समझ रहे होते हैं, रिएक्शंस के मेकानिज़म को या एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक्स का आपको पता होना चाहिए ताकि फ़र्दर जो इसके आगे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसानी से आपको समझ में आ सकें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड का पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है। कोवलेंट बॉन्ड हमें पढ़ चुके हैं, हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। मे बी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मे बी डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल, ये दो एटम्स हैं ए और बी, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये ए का इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये बी का इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को यूजली हम एक लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ए के और 2 बी के। इस तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ए के होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन बी के होंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सपोज बी के पास इतनी पावर है कि बी इस पेयर को हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। इस पेयर को क्या कहा जाता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर किया हुआ है, उस पेयर को हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर बी के पास इतनी पावर होगी, बी के पास ताकत होगी कि इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, तो हम कहेंगे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर ए के पास ज़्यादा पावर होगी, वो पावर कब आती है, कैसे आती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर ए के पास पावर ज़्यादा होगी तो ए इन शेयर्ड पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, तो हम कहेंगे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसी पावर को, वो पावर जिसकी मदद से कोई एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है, उस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन HCl के अंदर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्लोरीन के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और इसी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। एक होते हैं कंप्लीट चार्जेस, कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से आते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उस पर पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस पर नेगेटिव। यहाँ पे स्लाइट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली मूव कर रहा है क्लोरीन की तरफ, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो शेयर्ड पेयर है, जो पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उस एटम की तरफ ज़्यादा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं? पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एटम की वो पावर जिसकी मदद से वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उस पावर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई यूनिट नहीं होते।
ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है और जितनी भी रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं उसके कोई यूनिट नहीं होते। जब भी हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इससे इतनी ज़्यादा है या इससे इतनी कम है। तो ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए इनके कोई यूनिट, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के वैल्यू के कोई यूनिट नहीं होते। ये पाउलिंग ने आर्बिट्ररी फ्लोरीन को 4 वैल्यू असाइन की थी। उसने बॉन्ड एनर्जीज़ के डाटा की बेस के ऊपर, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी के डाटा के बेस के ऊपर फ्लोरीन को आर्बिट्ररी उसने 4 वैल्यू असाइन की और उससे कंपेयर करके बाकी एटम्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट किया। चूँकि ये रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं इसलिए इनका कोई यूनिट नहीं होता, इस बात को आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब इसमें बच्चों को इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी कन्फ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक्चुअली पावर है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये रिलेटिव होती हैं, इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं ये रिलेटिव होती हैं, यानी एक दूसरे से कंपेयर करके निकालते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं। तो इसको जहन में रखना है। ये पहली बात, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है ये पावर होती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जबकि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कितनी सलाहियत रखता है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। कल हमने इसकी रीज़न भी डिस्कस की। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, यानी फ्लोरीन की पावर जो होती है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की वो ज़्यादा होती है। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस बात को जहन में रखना है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये पावर होती है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की, एक रिलेटिव वैल्यू है। जबकि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं और ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल के अंदर, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी इसको, या किलो कैलोरी पर मोल के अंदर भी इसको मेजर किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में जो आपने जहन में रखनी है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि किस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी या किस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। सबसे पहला फैक्टर है साइज़ ऑफ एटम, साइज़ ऑफ एटम, या इसको हम नंबर ऑफ शेल्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। अब जितने शेल्स ज़्यादा होंगे या जितना साइज़ बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे साइज़ का एटम है, छोटे साइज़ का जो एटम होगा उसका जो आउटर शेल होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। जबकि एक बड़े साइज़ का एटम है उसका जो आउटर शेल होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा। इसका मतलब है अगर यहाँ पे शेयर्ड पेयर मौजूद है तो ये छोटे साइज़ का जो एटम है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होगी। तो जितना किसी एटम का साइज़ बड़ा होता है या जितने शेल्स ज़्यादा होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम होती है, यानी इन्वर्स रिलेशन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट को। शील्डिंग इफ़ेक्ट ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है?
नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान या आउटर शेल के दरमियान जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ते हैं। जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतने दरमियान में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। और जितना शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी साइज़ ऑफ एटम और शील्डिंग इफ़ेक्ट सेम इज़ का होता है। जितना साइज़ बड़ा होगा उतने शेल्स ज़्यादा होंगे, और जितने शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इसको समझना भी बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम है, इसके न्यूक्लियस के में 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, और एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी 10 प्रोटॉन हैं। तो जिसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं, इस तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसकी पावर ज़्यादा होगी शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये तो 3 फैक्टर हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा 1-2 और फैक्टर्स होते हैं, उसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करती है। हाइब्रिडाइजेशन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3। जितना भी किसी ऑर्बिटल का s करैक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से जितना s करैक्टर ज़्यादा होता है ऑर्बिटल का उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए प्योर s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसमें होता है 50% s करैक्टर, sp2 में होता है 33% s करैक्टर, और इसमें होता है 25% s करैक्टर। इसका मतलब है जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इस तरह से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंपेयर करें Fe+2 और Fe+3 को, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा आयन के ऊपर उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज आता क्यों है? इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से। तो ज़ाहिर बात है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी को, इसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। जब हम नेगेटिव आयंस की बात करेंगे तो इसको आपने ऑपोजिट कर लेना है। पॉजिटिव अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड की। अलॉन्ग पीरियड्स के अलॉन्ग जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शेल्स सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। इस तरह से जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स में हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम आने से नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और इन दोनों के बढ़ने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। और इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, और जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अब अगर हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, मैंने पहले बताया कि पाउलिंग ने फ्लोरीन को आर्बिट्ररी 4 वैल्यू असाइन की कि इसकी 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और फिर मैथमेटिकल फार्मूलेशन के ज़रिए उसने फ्लोरीन से बाकी एटम्स बॉन्ड एनर्जीज़ के डाटा को उसने कंपाइल करके बाकी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया। तो अगर हम कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र, फास्फोरस। यही कुछ एटम्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से। हाइड्रोजन की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फास्फोरस की भी 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। इसके बाद फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की 3.5, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। इस तरह से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन 3 होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 होती है। इस तरह से सल्फ़र है, सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.8 होती है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि पाउलिंग ने ड्राइव की थी। फ्लोरीन को उसने आर्बिट्रली 4 वैल्यू असाइन की और बाकियों बॉन्ड एनर्जीज़ को कंपेयर करके बाकी एलिमेंट्स की उसने वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, इनको आपने याद रखना है। लास्ट में अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से हमें पता क्या चलता है, अगर तो दो सेम एटम आपस में अटैच हों, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम आपस में अटैच होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, तो इन दोनों की चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है 2.1, इसलिए जो शेयर्ड पेयर होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है। ना तो शेयर्ड पेयर इसके न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा जाएगा, ना इसके न्यूक्लियस की तरफ, बल्कि दरमियान में रहेगा। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं, ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड कहा जाता है। यानी इसमें पोलैरिटी नहीं आती, पोल्स नहीं बनते, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो पोल्स हैं वो नहीं बनते। इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड ये भी नॉन पोलर हुआ क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, सिमिलर एटम से मॉलिक्यूल बना है। इसकी भी 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी भी 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.2 या 0.3 हो तो उसको भी तकरीबन नॉन पोलर बॉन्ड ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो फिर उस बॉन्ड को हम पोलर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी 2.1 है, इसकी 3.5 है, तो डिफरेंस देख लें आप कितना बनता है, तकरीबन 1.4 का डिफरेंस बनता है। तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा। इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को देखें 4 और ये 2.1, तो डिफरेंस कितना बनेगा, ये डिफरेंस तकरीबन बनता है 1.9 का डिफरेंस बनता है। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड जो होगा ये बॉन्ड भी पोलर होगा। तो अगर दो सिमिलर एटम आपस में अटैच हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.1 0.2 तक है तो उस बॉन्ड को नॉन पोलर ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम आपस में अटैच हैं तो उनसे बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम पोलर कंसिडर करते हैं। इसी तरह से हम बॉन्ड के आयनिक और कोवलेंट करैक्टर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर दो आइटम आपस में अटैच हैं और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बाज़ बुक्स में 1.7 लिखा है, बाज़ में 1.9 लिखा है। दो आइटम्स के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपकी बुक में 1.7 लिखा है तो उसी को लेकर चलते हैं। अगर राउंड अबाउट 1.7 हो तो बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट कंसिडर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे 1.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो कोवलेंट होगा। इस तरह से जब दो आइटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है या 1.7 होता है तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो फिर बनने वाले बॉन्ड को आयनिक कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको बताई। बॉन्ड पोलर कब होगा, बॉन्ड नॉन पोलर कब होगा, उसके बाद बॉन्ड को हम कोवलेंट कब कंसिडर करेंगे और आयनिक कब कंसिडर करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। उम्मीद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।